हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 70 है, 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है क्लाइंबिंग स्टेयर्स। पिछले कुछ वीडियोस से हम रिकर्जन के प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, तो एक रिकर्जन का प्रॉब्लम और आज हमने लिया है जिसका नाम है क्लाइंबिंग स्टेयर्स, और देखेंगे कैसे रिकर्सिव अप्रोच में क्या इशूज़ आते हैं और कैसे उस अप्रोच को हम डीपी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, पहले तो उसको हम रिकर्जन से करने के ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद डीपी का यूटिलाइज करके इस प्रॉब्लम को हम सबमिट करके ट्राई करेंगे। ठीक है, तो एक बार प्रॉब्लम समझ लेते हैं प्रॉब्लम है क्या। इस प्रॉब्लम में हमको एक इंटीजर n गिवन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टेयर्स। ठीक है, अगर मैंने n इक्वल टू 3 लिया तो नंबर ऑफ स्टेयर्स कितने हो जाएंगे 3। तो ये फर्स्ट स्टेयर है, ये सेकंड स्टेयर है और ये थर्ड स्टेयर है। आपको इन स्टेयर्स पे मतलब इन स्टेयर पे जंप करना है, क्लाइंब करना है। और आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक स्टेयर चढ़ सकते हैं या दो। एक बार में आप एक स्टेयर क्लाइंब कर सकते हैं या दो। ठीक है, ये क्वेश्चन है और आपको बताना है क्या है। देखो, आपको सबसे पहले एक इंटीजर n गिवन है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टेयर्स। आप इनिशियली ग्राउंड फ्लोर पर हैं, आपको स्टेयर्स के ऊपर क्लाइंब करना है और आपके पास टू वेज हैं। एक तरीका ये है कि आप केवल एक स्टेयर जंप करें, एक स्टेयर क्लाइंब करें, और दूसरा तरीका है दो स्टेयर क्लाइंब करें। आप एक स्टेयर क्लाइंब करके यहाँ आ सकते हैं, या फिर अगर आप दो स्टेयर क्लाइंब करते हैं तो कहाँ आ सकते हैं। देखो, आप डायरेक्ट यहाँ पर भी आ सकते हैं। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ बेस टू रीच एट द टॉप। मतलब ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं आप इसके टॉप पर पहुंचने के। देखो, पहला तरीका क्या हो सकता है, आप एक एक स्टेप क्लाइंब करके जाएं, वन वन वन, यानी कि जो आप प्रोसेस कर रहे हैं, पहले आप एक स्टेप चढ़े, फिर एक स्टेप चढ़े, फिर एक स्टेप चढ़े, तो आप लास्ट में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और क्या तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है कि आप इनिशियली दो स्टेप चढ़े, फिर एक स्टेप जंप किए। ठीक है, तो क्या हो सकता है, टू वन, एक तरीका ये हो गया। और क्या तरीका हो सकता है, इनिशियली आप एक स्टेप चढ़े, देन आप टू स्टेप चढ़े, यानी कि वन एंड देन टू। ये तीन तरीके से आप इन स्टेयर्स पे चढ़ सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ बेस क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 3 के लिए टोटल नंबर ऑफ बेस 3 हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं, लेट सपोज टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स होती n इक्वल टू 5। ठीक है, इसके लिए देखते हैं, तो स्टेयर्स बना लेते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेयर है, ये सेकंड स्टेयर है, ये थर्ड स्टेयर है, ये फोर्थ स्टेयर है, ये फिफ्थ स्टेयर है। ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो पहला तरीका है आप एक एक करके चले जाए, वन कॉमा वन कॉमा वन कॉमा वन कॉमा वन। ठीक है, आप एक एक स्टेप चढ़ के जाएँ, ठीक है, तो भी आप टॉप पे पहुँच जाएंगे। देन सेकंड तरीका क्या है, सेकंड तरीका ये है कि आप एक स्टेप चढ़े, देन आप यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ से आप एक स्टेप चढ़े, ठीक है, आप यहाँ पर आ गए, यहाँ से भी आप एक स्टेप चढ़े, ठीक है, आप यहाँ पर पहुँच गए, और यहाँ से एट दी एंड आप टू स्टेप चढ़ के यहाँ पर पहुँच गए, यानी कि वन कॉमा वन कॉमा वन कॉमा टू। ये भी तरीका हो सकता है। और क्या तरीका हो सकता है, वन कॉमा वन, अभी दो स्टेप चढ़ चुके हैं, हमारे पास रिमेनिंग कितनी, थ्री स्टेप बची हैं, तो टू कॉमा वन। ऐसे करके बहुत सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल छोटा ले लेते हैं, n इक्वल टू 4 के लिए ले लेते हैं, फिर समझते हैं। n इक्वल टू 4 के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, वन 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 वन, सॉरी, यहाँ पर हमको स्टेप नंबर लिखना है, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप। आप इनिशियली यहाँ पर हैं, आप पहले क्या करेंगे, एक एक स्टेप चढ़ के जाएंगे। ठीक है, एक तरीका हो गया। ठीक है, वन 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 एंड वन। सेकेंड तरीका क्या हो सकता है, आप दो दो स्टेप चढ़ के चले जाइए। ठीक है, एक तरीका ये भी हो गया, टू कॉमा टू। और क्या तरीके हो सकते हैं, वन कॉमा टू कॉमा वन। ठीक है, और टू कॉमा वन कॉमा वन, ये भी एक तरीका हो सकता है। इनिशियली टू स्टेप चढ़े, फिर एक एक चढ़े। ठीक है, एक तरीका और हो सकता है, क्या, आप एक एक इनिशियली चढ़े, वन कॉमा वन, देन आप यहाँ पर पहुँच चुके होंगे। देखो, आप वन वन चढ़ने के बाद कहाँ पर पहुँच चुके होंगे, ध्यान से देखना। आप वन वन चढ़ने के बाद वन वन, अब आप डायरेक्ट टू चढ़ जाइए, तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे तरीके हो सकते हैं। आपको बताना टोटल नंबर ऑफ बेस, यहाँ पर 1 2 3 4 5 आ रहा है। ठीक है, तो n इक्वल टू 4 के लिए आंसर क्या आ रहा है, 5। ठीक है, तो आपको ये बताना है टोटल नंबर ऑफ बेस कितने हो सकते हैं, आप टॉप पर पहुंच जाएं, स्टेयर्स जो हैं आपको नंबर ऑफ स्टेयर्स गिवन है उसके टॉप पर पहुंचने के लिए। ठीक है, तो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सोचा जा सकता है, थोड़ा सा सोचते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं। देखो, लेट सपोज हमको स्टेयर्स गिवन है, अब थोड़ा सा रिकर्सिव अप्रोच की तरह दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4
एंड स्टेप नंबर 5। अगर किसी पर्सन को इस स्टेप नंबर 5 तक पहुंचना है तो कहाँ से पहुंचा जा सकता है? ध्यान से सोचो, आप केवल एक स्टेप चढ़ सकते थे या 2, ठीक है? तो आपको इस 5th स्टेप पर पहुंचने के लिए या तो 4 से जंप करना पड़ेगा या फिर 3 से जंप करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? या तो 4 से जंप करना पड़ेगा या 3 से जंप करना पड़ेगा। अगर कोई बंदा 3 पर आ चुका है तो ईजिली 5 पर पहुंच सकता है, यस। और कोई बंदा अगर 4 पे आ चुका है तो वो एक स्टेप चढ़कर 5 पे पहुंच सकता है। अगर मुझे किसी भी तरीके से n=3 के लिए आंसर पता है और n=4 के लिए आंसर पता है, मैं इन दोनों आंसर को ऐड कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं? n=3 के लिए एंड n=4 के लिए, क्योंकि n=5 पर केवल हम 3 एंड 5 से ही पहुंच सकते हैं। अब सिमिलरली 4 के लिए देखो, 4 पर कहाँ से पहुंच सकते हैं? 4 के लिए n=4 के लिए हमें आंसर पता होना चाहिए n=3 के लिए और n=2 के लिए। अब ये कुछ फिबोनाची सीरीज जैसा नहीं लग रहा आपको? मतलब फंक्शन ऑफ n की बात करूँ तो क्या होना चाहिए? फंक्शन ऑफ n-1 प्लस फंक्शन ऑफ n-2, मतलब प्रीवियस 2 का सम जो होगा वही आंसर होगा फॉर n। समझ में आ रहा है? तो आपको ऐसे थोड़ा सा देखो, हमने फिबोनाची सीरीज का प्रॉब्लम ऑलरेडी डिस्कस किया है इसके पहले 2 वीडियोस में, ठीक है? तो फिबोनाची सीरीज की ही अप्रोच क्या यहाँ पर नहीं लग रही है? समझ में आ रहा है? आपको थोड़ा सा सिमिलरिटी फाइंड करनी होती है क्वेश्चन में कि इस तरह का आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है कि नहीं, ठीक है? यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 5th स्टेप के लिए हमको 4th स्टेप के लिए आंसर पता होना चाहिए, 3rd स्टेप के लिए पता होना चाहिए। दोनों का समीशन क्या देगा? आंसर फॉर nth स्टेप। समझ में आ रहा है? तो इसकी बेस कंडीशन क्या होगी? अभी हमको आंसर की थोड़ी क्लियरिटी तो हो गई कि अगर मैं फंक्शन ऑफ n=3 निकाल लूँ, n=4 निकाल लूँ तो उनको सम करके काम हो जाएगा। अब n=3 भी 2 और 1 के लिए कॉल करेगा तो ये रुकेगा कहाँ फंक्शन? मतलब हमको बेस कंडीशन फाइंड करनी है। अब बेस कंडीशन क्या हो सकती है? ध्यान से सोचते हैं। देखो, अगर n=1 होता है, मतलब केवल एक स्टेप है, तो उसके लिए तो मैं ईजिली बता सकता हूँ कि भाई एक ही तरीका है यहाँ पर चढ़ने का, एक ही तरीका है, ठीक है? अगर n=1 होगा तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा? 1, ठीक है? अगर n=2 होता है, अगर 2 होता है तो क्या करूँगा? देखो, 2 स्टेप के लिए देखते हैं। अगर हमारे पास 2 स्टेप है, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो कितने तरीके हैं सेकेंड स्टेप पर पहुँचने के? एक तरीका तो ये है कि एक एक करके चढ़ें, पहला तरीका हो गया, ठीक है? दूसरा तरीका क्या है? डायरेक्ट सेकंड स्टेप पे जंप कर जाए। मतलब n=2 के लिए मेरे को पता है कि कितने आंसर होना चाहिए, कितने तरीके? 2। तो ये मेरे बेस केस हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो अब कोड किस तरीके का होगा? अगर n=1 हुआ तो मैं डायरेक्ट रिटर्न कर दूंगा 1, और n=2 हुआ तो मैं डायरेक्ट रिटर्न कर दूंगा 2। एल्स में क्या करूँगा? मैं सिंपली फंक्शन को कॉल कर दूंगा फॉर n-1 एंड फंक्शन को कॉल करूँगा फॉर n-2 और दोनों को ऐड करके रिटर्न कर दूंगा। समझ में आ रहा है? एक बार कोड करके देखते हैं, फिर ट्राई रन करते समय समझेंगे कि लाइन बाय लाइन कोड कैसे चल रहा है, ठीक है? ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बेस कंडीशन लिख लेता हूँ, ठीक है? बेस कंडीशंस क्या होंगी? क्या बेस कंडीशन है? इफ़ n== अगर 1 हो जाए तो डायरेक्ट रिटर्न कर दो भाई, रिटर्न कर दो 1, क्योंकि एक ही तरीका है। इफ़ n== अगर 2 हो जाए तो हमने डिस्कस किया था कितने तरीके हैं? रिटर्न कर दो 2, या तो मैं सेकंड स्टेप पे डायरेक्ट जंप कर जाऊँ या एक एक करके जंप करूँ, ठीक है? एल्स मैं क्या करूँगा? डायरेक्ट रिटर्न करूँगा। यहाँ से क्या रिटर्न करूँगा? क्लाइंब स्टेयर्स। देखो, फंक्शन का नाम क्या है? क्लाइंब स्टेयर्स। क्या निकालता है? n स्टेयर्स के लिए कितने तरीके हैं, तो मेरे को पता क्या करना है? n-1 के लिए और n-2 के लिए, तो मैं यही फंक्शन कॉल कर दूंगा, क्लाइंब स्टेयर्स फॉर n-1 प्लस क्लाइंब स्टेयर्स फॉर n-2, ठीक है? ठीक है, ये कोड सही लिखा हुआ है, एक बार चलाकर देखते हैं, फिर देखते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया, लेकिन अगर मैं सबमिट करने को ट्राई करूंगा तो ये कोड सबमिट नहीं होगा। देखो क्या एरर दिया? टाइम लिमिट एक्सीडेड, मतलब गड़बड़ है हमारे कोड में। क्या गड़बड़ है? हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में कि जो रिकर्जन होता है बहुत सारे अननेसेसरी कॉल करता है। कैसे? एक बार देखते हैं। देखो, अगर मैंने n=7 के लिए कॉल किया तो ये किसके लिए कॉल करेगा? n=2
एन इक्वल टू 6 के लिए कॉल करेगा और एन इक्वल टू 5 के लिए कॉल करेगा, n-1 एंड n-2। ठीक है, एन इक्वल टू 6 किसके लिए कॉल करेगा, एन इक्वल टू 5 के लिए कॉल करेगा, एट एन इक्वल टू 4 के लिए कॉल करेगा, एन इक्वल टू 5 किसके लिए कॉल करेगा, एन इक्वल टू 4 के लिए कॉल करेगा और एन इक्वल टू 3 के लिए कॉल करेगा। एन इक्वल टू 4 किसके लिए कॉल करेगा, एन इक्वल टू 3 के लिए कॉल करेगा, n-2 एन इक्वल टू 2 के लिए कॉल करेगा। 2 बेस कंडीशन है तो ये डायरेक्ट रिटर्न कर देगा। एन इक्वल टू 3 किसके लिए कॉल करेगा, एन इक्वल टू 2 के लिए और एन इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, सिमिलरली एन इक्वल टू 5 किसके लिए कॉल करेगा, एन इक्वल टू 4 के लिए कॉल करेगा, एन इक्वल टू 3 के लिए कॉल करेगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, एन इक्वल टू 5 के लिए कितना बड़ा ट्री बना, यहाँ पर ये बड़ा इतना बड़ा ट्री बना है, मतलब इतने सारे रिकर्सिव कॉल हुए। अब सिमिलरली इधर राइट साइड में एन इक्वल टू 5 मैंने अगेन कॉल कर दिया, मतलब इतना ही बड़ा ट्री फिर से बनेगा। और अगर ये एन इक्वल टू और बड़ा होता 20 तो कितने अननेसेसरी रिकर्सिव कॉल्स होते, समझ में आ रहा है क्या इशू है। अगर मैं एक बार एन इक्वल टू 5 निकाल चुका हूँ तो वापस से मैं एन इक्वल टू 5 निकालने क्यों जा रहा हूँ, दिक्कत समझ में आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, एक एरे बनाऊँगा जिसके अंदर जिस इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो एन इक्वल टू उसके लिए, देखो जो इंडेक्स है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एन। मतलब अगर मैंने इसमें सेकंड इंडेक्स पर कोई वैल्यू स्टोर करी है, मतलब क्या है, एन इक्वल टू 2 के लिए वो वैल्यू आंसर है। मुझे इस तरीके से काम करना है। अगर मेरे को एन इक्वल टू 5 निकाल चुका हूँ, मतलब उस एरे के फिफ्थ इंडेक्स पर जाकर 1 0 1 2 3 4 एंड 5 फिफ्थ इंडेक्स पर जाकर मैं क्या स्टोर कर दूंगा, जो इसकी वैल्यू आंसर आ रही होगी, यही काम करना है। ठीक है, और अगली बार मैं क्या चेक करूंगा, अगर एन इक्वल टू 5 के लिए इस एरे के अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई है जो जीरो नहीं है तो मैं डायरेक्ट रिटर्न कर दूंगा वो आंसर। समझ में आ रहा है। देखो जीरो क्यों नहीं है, क्यों चेक कर रहे हैं, देखो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू एरे के अंदर क्या होती है, जावा में जीरो होती है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जीरो होती है। अगर कोई वैल्यू जीरो है किसी एन के लिए इस एरे में, मतलब उसके लिए आंसर कैलकुलेट नहीं किया गया है, इतना सा मतलब है। अगर जीरो नहीं है इसका मतलब ऑलरेडी आंसर कैलकुलेट किया गया है, मैं डायरेक्ट रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, यही काम करना है, 2 लाइन का कोड है, बहुत ईजी, आपको समझ में आ जाएगा। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक ग्लोबल एरे बना लेंगे, इंट एरे इक्वल टू न्यू इंट। अब इसको साइज़ क्या दें, अब इसको साइज़ क्या देना चाहिए इसको, अब यहाँ पर हम कंडीशन देखेंगे एन कहाँ से कहाँ लाई करता है, 1 से लेकर 45 तक लाई करता है। मतलब मुझे सारी एन के लिए इसके अंदर आंसर स्टोर कराना है तो क्या करना चाहिए, एन इक्वल टू अगर मैंने 45 दे दिया तो इंडेक्स की लास्ट वैल्यू क्या होगी 44। ठीक है, अगर एन इक्वल टू 45 दिया, अब मेरे को क्या देना चाहिए 46 देना चाहिए अगर मेरे को 45 एन के लिए एक्सेस करना है। सही में आ रहा है, इसको मैंने साइज़ दे दिया 46, या फिर आप कोई भी बहुत बड़ा साइज़ दे सकते हैं इसको। ठीक है, अगर एन की वैल्यू ऐसे लाई कर दी, मैं इसको 1000 भी दूंगा तो भी हमारा कोड रन हो जाएगा। अगर मैं इसको 1000 भी देता हूँ तो हमारा कोड ईजिली रन हो जाएगा। आप तो यहाँ पर केवल 46 दे दो, यहाँ पर एन की वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमको क्या करना है, चेक करना है क्या एन के लिए ऑलरेडी आंसर निकाल चुके हैं। अगर निकाल चुके होते तो क्या होता, देखो कैसे चेक करेंगे, इफ़ एरे ऑफ एन नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि आंसर निकाल चुके तो रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करेंगे, एरे ऑफ एन। ठीक है, एरे ऑफ एन पे एन के लिए आंसर स्टोर होगा। ठीक है, ये तो हमने क्या करा, अगर आंसर पड़ा है, अगर आंसर नहीं पड़ा है तो स्टोर कराना पड़ेगा आंसर निकालने के बाद। तो कैसे स्टोर कराएंगे, एरे ऑफ एन इक्वल टू जो आंसर हम निकाल रहे थे, सिंपली उसको यहाँ से हटाकर इसके अंदर स्टोर करा देंगे। और इसके अंदर अगर मैं स्टोर करा चुका हूँ तो डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा अब यहाँ पर एरे ऑफ एन। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे ये वर्क कर रहा है। एक बार रन करके देख लेते हैं। एक बार सबमिट करके भी देख लेते हैं। ठीक है, हमारा कोड अब अच्छे से सबमिट हो चुका है। हमने हमारे रिकर्सिव अप्रोच को ऑप्टिमाइज़ करके एक डीपी वाला सॉल्यूशन कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब समझते हैं कैसे ये लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है उसके लिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेकर हम ट्राई रन करके समझते हैं कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो एक एन इक्वल टू 6 के लिए करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो एक एरे क्रिएट करना है। ठीक है, एक एरे क्यों क्रिएट करना है, क्योंकि अगर किसी भी एन के लिए अगर हम आंसर निकाल चुके तो उसके अंदर स्टोर कर देंगे। ठीक है, इनिशियली ये एरे खाली पड़ी होगी। ठीक है, मैं इंडेक्स वैल्यूज़ भी लिख लेता हूँ।
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो ये जो एरे है ये 46 का साइज़ की है, लेकिन हमको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी कि, इसलिए मैंने 10 साइज़ की भी एरे बनाई है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या चेक होगा, देखो मैंने ये क्लाइंब स्टेयर्स फंक्शन कॉल किया फॉर n इक्वल टू 6 के लिए कॉल किया। अब सबसे पहले एरे ऑफ 6 में जाके चेक करेगा क्या वैल्यू जीरो नहीं है। इनिशियली सारी वैल्यूज़ जीरो होंगी, इनिशियली जो सारी वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, 0 0 0 0 0, सारी वैल्यू जीरो होंगी, मतलब किसी के लिए भी आंसर कॉल नहीं हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कंडीशन जो होगी वो क्या रिटर्न करेगी, फॉल्स। ठीक है, तो अब n इक्वल टू 1 चेक होगा, क्या n इक्वल टू 1 है, नहीं है। हमने फंक्शन किसके लिए कॉल किया है, जो क्लाइंब स्टेयर फंक्शन है वो n इक्वल टू 6 के लिए कॉल किया गया है। ये क्लाइंब स्टेयर फंक्शन जो है हमने n इक्वल टू 6 के लिए कॉल किया। सबसे पहले चेक किया कि 6 इंडेक्स पर जीरो नहीं पड़ा है, अगर जीरो नहीं पड़ा होता तो आंसर पड़ा होता, लेकिन अभी तो जीरो है। ठीक है, अब क्या चेक करेंगे, क्या n इक्वल टू 1 है, नहीं है, n इक्वल टू 2 है, नहीं है। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि एरे ऑफ n में, यहाँ पर एरे ऑफ n में स्टोर कर दो किसकी वैल्यू, क्लाइंब स्टेयर्स n-1 और क्लाइंब स्टेयर्स n-2 की वैल्यू। मतलब n इक्वल टू 6 किसको कॉल कर रहा है, n इक्वल टू किसको कॉल करेगा, देखो सबसे पहले n-1 को कॉल करेगा। n-1 की वैल्यू क्या है, n इक्वल टू 5। ठीक है, सिमिलरली n इक्वल टू 5 किसको कॉल करेगा, देखो n इक्वल टू 5 की वैल्यू स्टोर नहीं है, n इक्वल टू 5 किसको कॉल करेगा, n इक्वल टू 4 को कॉल करेगा। n इक्वल टू 4 किसको कॉल करेगा, n इक्वल टू 3 को कॉल करेगा। ठीक है, n इक्वल टू 3 किसको कॉल करेगा, n इक्वल टू 2 को कॉल करेगा। जैसे ही n इक्वल टू 2 को कॉल किया, n इक्वल टू 2 एक बेस कंडीशन है, क्या रिटर्न करेगा, 2। मतलब n इक्वल टू 2 क्या रिटर्न कर रहा है, 2। अब ये n इक्वल टू 3 किसको कॉल करेगा, n इक्वल टू 1 को। ठीक है, n इक्वल टू 1 भी बेस कंडीशन है, ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा यहाँ से 1। ठीक है, लेफ्ट साइड से 2 मिला, राइट साइड से 1 मिला, 2 + 1 3। अब n इक्वल टू 3 के लिए मुझे आंसर मिल गया, जो कि एरे ऑफ n में स्टोर कर रहे हैं। एरे ऑफ n यानी एरे ऑफ 3 में मैं क्या स्टोर कर दूंगा, 2 + 1 3। एरे ऑफ 3 में मैं स्टोर कर दूंगा 3। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब n इक्वल टू 3 को किसने कॉल किया था, n इक्वल टू 4 ने। n इक्वल टू 4 के लिए देखो n इक्वल टू 4 को लेफ्ट से क्या वैल्यू मिलेगी, n इक्वल टू 3 के लिए जो वैल्यू थी यानी 3 मिला लेफ्ट से। अब ये राइट में क्या कॉल करेगा, n इक्वल टू 2 के लिए। n इक्वल टू 2 एक बेस कंडीशन है, क्या रिटर्न करती है, 2 रिटर्न करेगी। ठीक है, इसको लेफ्ट से 3 मिला, राइट से 2 मिला, 3 + 2 5। n इक्वल टू 4 के लिए हमको आंसर मिला 5। तो एरे ऑफ n, एरे ऑफ 4 में हम क्या स्टोर कर देंगे, 5। ठीक है, एरे ऑफ 4 में हमने स्टोर किया 5। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या होगा, n इक्वल टू 4 ने किसको कॉल किया था, n इक्वल टू 5 ने n इक्वल टू 4 को कॉल किया था। इधर से इसको मिला, क्या मिला, 5। अब ये अपना राइट कॉल करेगा n इक्वल टू 3 के लिए। n इक्वल टू 3 के लिए जैसे इसने कॉल किया, अब ये चेक करेगा, फंक्शन कॉल हुआ n इक्वल टू 3 के लिए, चेक करेगा क्या एरे ऑफ n नॉट इक्वल टू 0 है। एरे ऑफ n, एरे ऑफ 3 क्या नॉट इक्वल टू 0 है, एरे ऑफ 3 में क्या पड़ा हुआ है, 3 यानी नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब आंसर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं किसके लिए, 3 के लिए। तो कोई भी अननेसेसरी कॉल नहीं होगा n इक्वल टू 3 के लिए, 2 और 1। तो ये डायरेक्ट रिटर्न कर देगा अब यहाँ से क्या, 3। सही में आया, कितना ईजी कर दिया डीपी ने। अब n इक्वल टू 5 को इधर से लेफ्ट साइड से 5 मिला और राइट साइड से 3 मिला, तो 5 + 3 8। तो ये क्या रिटर्न करेगा यहाँ पर, 8। ठीक है, अब इसको लेफ्ट से क्या मिला, 8। अब राइट के लिए कॉल क्या करेगा, n इक्वल टू, देखो 6 ने लेफ्ट कॉल किया 5 के लिए, राइट कॉल क्या होगा, 4 के लिए। अब देखो n इक्वल टू 4 पर ऑलरेडी हम आंसर कैलकुलेट कर चुके थे। देखो n इक्वल टू 5 पर भी हमको स्टोर करना पड़ेगा। 5 पर क्या आंसर मिला है, 5 + 3 8, यानी कि आंसर ऑफ 5 में हमने स्टोर करना था 8। और अब 6 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, 6 के लिए लेफ्ट में क्या मिला है, 8। राइट में n इक्वल टू 4 के लिए जैसे ही कॉल करेंगे, n इक्वल टू 4 पर आंसर पड़ा हुआ है 5। तो अननेसेसरी हमको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे 5। ठीक है, तो 8 + 5 13 आंसर मिलेगा। तो n इक्वल टू 6 के लिए हमको क्या आंसर मिलना चाहिए, 13। एक बार कोड रन करके देख लेते हैं n इक्वल टू 6 के लिए। देखिए n इक्वल टू 6 के लिए आउटपुट क्या आ रहा है, 13, और एक्सपेक्टेड भी है 30। तो जो हमने अभी लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करके देखा एकदम सही चल रहा है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा कैसे रिकर्सिव अप्रोच को हमको डीपी में कन्वर्ट करना होता है, कैसे ऑप्टिमाइज हो जाती है ये हमारी डीपी से रिकर्सिव वाली अप्रोच।
और भी तरीके हैं इसको करने के डीपी के थ्रू। अभी हम स्पेस का यूज़ कर रहे हैं, अभी हम बिग ऑफ एंड स्पेस का यूज़ कर रहे हैं। बाकी अलग वीडियोज़ में कुछ और वीडियोज़ लेके आएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे ये एक्स्ट्रा स्पेस भी हम रिमूव कर सकते हैं। बाकी अभी के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।